और आज हम लोग देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में कैसे पैकिंग होता है, 1D 2D 3D सारे में देखेंगे। धीरे धीरे चलेंगे सीरियल बाय सीरियल। बट उससे पहले हम लोग ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इससे पहले सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने देख लिया है कि FCC BCC और बॉडी सेंटर्ड में हम लोग कैसे Z निकालते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन हम लोग निकाल रखे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और इन तीनों का हम लोगों ने देख रखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैकिंग इन सॉलिड कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पैकिंग इन सॉलिड हम डिस्कस करेंगे पहले जो कि 1D कैसे होता है, उसके बाद 2D पे चलेंगे और उसके बाद हम 3D पे चलेंगे। तो फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं 1D से। तो 1D में देखो कि ये एटम्स है और एटम्स का पैकिंग 1D कहने का मतलब कि सिर्फ इसका एक ही एक्सिस का लॉन्ग पैकिंग होगा। यानी मान लो ये पैकिंग हो रहा है और एक ही एक्सिस में पैकिंग हो रहा है, सारे एटम्स एक ही एक्सिस का लॉन्ग है, तो उसे हम 1D पैकिंग कहते हैं। तो इसमें मुझे बता दो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर ही निकालेंगे क्योंकि इसमें कोई यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से हम Z और सारे नहीं निकाल पाएंगे। तो बस एक पैरामीटर मुझे मिलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ये एटम्स के बारे में देखो, तो ये एटम एक दूसरे से अटैच्ड है, यानी दो एटम से अटैच्ड है, लिंक्ड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है मुझे वो होगा 2। ये ऐसा कहोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तरफ और इस तरफ बहुत ही क्लोज पैकिंग होता है जो कि उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एग्जिस्ट करेगा। 1D हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब 2D की तरफ चलते हैं। 2D की तरफ चलेंगे तो 2D में हम लोग देखेंगे कि ये मान लो ये A टाइप पैकिंग है। अगर सेम टाइप का ही पैकिंग हुआ नीचे के लेयर्स में भी तो वो A टाइप पैकिंग होगा। तो हम A टाइप पैकिंग में पहले देखते हैं कि A टाइप का पैकिंग कैसे होता है। सॉलिड स्टेट सारा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। जितना विजुअलाइजेशन अच्छा होगा उतना अच्छा हमारे चैप्टर में ग्रिप बनेगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पे कि हम लोगों ने एक ही तरह से पैकिंग कर लिया। तो जो कि ये भी A टाइप है और उसी के पैरेलल हम लोगों ने एटम्स को सजा दिया। ओके, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सारे के सारे इसका सेंटर्स एक ही एक्सिस में है, इसका सारे के सारे सेंटर्स एक ही एक्सिस पे है। तो अब हम इसमें निकालना क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि अगर हम मान लो कि एक ये यूनिट्स ले लेते हैं, एक यूनिट इस टाइप का ले लेते हैं और एक हम यूनिट इस टाइप का लेते हैं। मान लो कि ये ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। इसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2D लैटिस। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2D लैटिस। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी एक यूनिट लेंगे वो हमेशा हम स्क्वायर्स के फॉर्म में ही मिल रहा है। ये देखो, ये भी जो हमें यूनिट मिल रहा है वो एक स्क्वायर ही फॉर्म कर रहा है। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल्स है, तो ये भी स्क्वायर्स है और ये भी स्क्वायर्स है। तो अब हम दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर पहले निकालेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट जो पैरामीटर है हमारा निकालना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ये मुझे बताओ, किसी भी एटम्स को ले लो, तुम इसी एटम्स को ले लो, इस एटम से कितने अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, ये यानी कि इसके एक एटम से 4 अटैच्ड है। कोई भी यूनिट ले लो, इस यूनिट पे देखोगे, इस यूनिट पे एक, ये 2 3 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ओके, अब हम मान लो कि एक इस वाले को लेते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्क्वायर क्लोज। इसे कहते हैं प्रिमिटिव स्क्वायर क्लोज। प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि इसमें सारे एटम्स कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि 4 एटम्स 4 कॉर्नर पे हैं और एक्चुअली हम लोग 2D लैटिस है, यानी कि 2D लैटिस में एरिया एग्जिस्ट करेगा, वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से हम इसका जो हम
z निकालेंगे तो z निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसका जब मान लो कि एक सर्कल है, सर्कल को हम 4 भाग में डिवाइड कैसे करते हैं, अगर हम उसे 90 डिग्री में डिवाइड कर दिए तो ये सारे 90 डिग्रीज पे डिवाइड है। तो एक सर्कल को हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए तो ये 90 डिग्री में ये एक पार्ट जो है वो इस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये इसका हम ऐसे लिखें 1/4 इंटू कितने एटम्स हैं, 4 है, तो इस वजह से 1/4 इंटू 4 ये 1 हुआ। अगर इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही है तो मैंने इस वजह से मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे के पहले लेक्चर्स देख लो जिसमें इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं। और होप कि इसमें भी कोई डिफिकल्टीज हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एटम्स का 1/4 पार्ट एक कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी में हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2D है, तो इस वजह से एरिया ऑक्यूपाइड बाई एरिया ऑफ एटम्स डिवाइड बाई टोटल एरिया। ओके, तो इसका क्या होगा कि एक ये चारों मिला करके एक z हो गया, यानी मतलब कि एक टोटल एक एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखें 1, यानी कि अगर z लिख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड वे में, और यहाँ पे z 1 है, इस वजह से 1 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका जो एरिया हुआ स्क्वायर का ए स्क्वायर होगा। अब हम इसे अगर इक्वेट करके निकालना चाहें तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये एज लेंथ a है और इन a इक्वस टू 2r आ रहा है, ये r है, ये r है, r, तो a इक्वस टू 2r प्रीमिटिव में हमें निकल के आता है। तो इस वजह से हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो निकाले पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, तो ये निकल के आता है हमारा π/4। तो हम ये अभी जो डिस्कस किए थे वो प्रीमिटिव स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D लैटिस में डिस्कस कर लिए। ओके, इसके बाद में आगे का जो डिस्कशन है वो सेकंड नंबर डिस्कशन में हम लेंगे ये वाला, जो कि हमारा जिसके नॉन प्रीमिटिव है, ये प्रीमिटिव नहीं नॉन प्रीमिटिव है, नॉन प्रीमिटिव 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसका सारा वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोगों ने इससे पहले अभी जस्ट डिस्कस किया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ओके, कोऑर्डिनेशन तो डिस्कस कर लिया हमने। कोऑर्डिनेशन के बाद हमारा आता है पैरामीटर z कितना होगा। तो अब ये देखो, इसका 1/4 पार्ट ये है, 1/4 पार्ट ये, 1/4 पार्ट ये, 1/4 ये, यानी 1/4 इंटू 4 प्लस ये एक कंप्लीट सर्कल एक इसके इस सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से 1, तो इसका z जो इफेक्टिव हमें मिलता है वो 2 होता है। ओके, आई होप कि तुम्हें अंडरस्टैंड बहुत आसानी से इजीली वे में आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, z इंटू एरिया ऑक्यूपाइड बाई द एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। तो इसका टोटल एरिया तो a स्क्वायर ही होगा अपॉन z कितना है, तो इंटू पाई आर स्क्वायर, और a और r के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो ये क्योंकि ये दोनों टच नहीं कर रहा है तो इस वजह से a इक्वस टू 2r वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये तीनों टच कर रहे हैं तो इस वजह से इसका जो ये निकालेंगे हम, तो ये a है, ये a है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो डायगोनल होगा √2a होगा। तो a और r के बीच में जो रिलेशन है a एंड r के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा निकल के आता है √2a इक्वस टू 4r। तो यहाँ से a इक्वस टू 2√2r आया। ये भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे a को वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे और हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक डिस्कशन में। अगर प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। तो होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और इसे तुम नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलेंगे कि ये तो ए टाइप का पैकिंग था, तो क्या हुआ था। अब हम चलेंगे ए बी टाइप, यानी कि ये जो हम लोग जो आइटम्स जो अब रख रहे थे वो एक ही सेंटर सारे एक एक्सेस में था। अब हम जो रखेंगे उसमें एक एक्सेस में नहीं होगा। ये जो डेप्थ है, ये दोनों के बीच में जो डेप्थ आ रहा है, ये खाली पोर्शन जो आ रहा है वहाँ पे हम एटम्स को रखेंगे। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं छूट रहा था वो ये है कि ये जो वर्ड बन रहा है, इस वर्ड को हम कहेंगे क्यूबिकल वर्ड। जनरेट समझ में आ रहा है। ये जो क्यूब टाइप का ये जो वर्ड बन रहा है, ये इसे हम कहते हैं क्यूबिकल वर्ड। तो इसका शेप तुम देख सकते हो कि क्यूब जब एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर के बीच का ये जो
बन रहा है उसे हम क्यूबिकल वर्ड कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम जो डिस्कशन करना है हमें वो ए बी टाइप, यानी कि दोनों जो हम एटम्स को जो सजा रहे थे वो दोनों डिफरेंट टाइप में एग्जिस्टेंस उनका हो, यानी कि ये जो डेप्थ है इनके बीच में एटम्स रहेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उससे बेस्ट तुम्हें विजुअलाइज होगा। और मैं यहाँ पे फिगर से डिनोट कर देता हूँ कि कैसे वो ए बी टाइप का होता है। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद से भी बना करके समझा दूँ, तो थोड़ा सा समय लगता है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये ए टाइप हुआ, और सेम वैसा ही जो यहाँ पे जो है इसका सेंटर एक एक्सिस में, इसका सेंटर एक एक्सिस में, तो ये ए टाइप हुआ। और ये जो है ये डिफरेंट है, तो इस वजह से इसे बी टाइप लिखनी है, तो इसे ए बी टाइप का 2D लैटिस कहते हैं। ओके, और ये 2D का मतलब है इसमें वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसका डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा फिगर में डिफिकल्टी हो सकती है, बट जो फैक्ट है, जो समझने वाला बात है, वो मैं समझाने का ट्राई करूँगा। तो वो मान लो कि एक जो हम लोगों ने उसमें स्क्वायर टाइप का लिया था, वैसे इसमें सेम एक यूनिट सेल लेता हूँ। ओके, तो ये यूनिट सेल जो लिया हमने, इससे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक हेक्सागन टाइप का बन रहा है। कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। ये देख सकते हो कि ये हेक्सागन बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं हेक्सागन टाइप 2D क्लोज पैकिंग। ओके, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे रहता है, बहुत ही सिंपल। ये एक एटम से कितने सारे एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये एक एटम सेंट्रल एटम को ट्रीट करते हैं, उससे देखते हैं कि कितने सारे एटम्स अटैच हो। तो ये एक एटम्स हुआ, ये एक एटम्स, ये यानी कि इसमें 2 2 4 तो 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकल के आता है हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि एक एटम्स 6 एटम्स से अटैच्ड है। ये हमारा पहला हुआ। दूसरा हमें निकालना है Z, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z कितना होगा। तो Z के लिए सिंपल सा है कि देखते हैं कि ये जो एक सर्कल है, और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो इनके बीच का एंगल्स 120 डिग्री होगा। तो एक सर्कल को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये 120 120 120 तो 360, यानी कि एक सर्कल को 3 भाग में डिवाइड करना है तो 1/3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये जो पोर्शन है ये 1/3 पार्ट है एक सर्कल का। तो 1/3 इंटू कितना, ये 1/3 पार्ट है, कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 1/3 इंटू 6 प्लस एक पूरा कंप्लीट सर्कल है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो टोटल निकल के आता है वो हमारा 2 + 1 जो कि 3 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं इसे यहाँ पे भी आसान से थोड़ा दिखे इस वजह से मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। देखो अब इसमें जो किस टाइप का वर्ड्स बन रहा है, तो इसमें ये जो वर्ड्स बन रहा है वो ट्रायंगुलर टाइप का शेप ले रहा है। ये देख सकते हो तुम, और एनसीईआरटी जो मैं बुक दिखला रहा हूँ, ये पेज को भी देखो, इससे तुम देखोगे कि ये जो
जो वर्ड बन रहा है वो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, इस वजह से जो वर्ड्स बन रहा है वो ट्रायंगुलर वर्ड्स नाम से हम लिखते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स। आगे हम ऐसे बस अभी वर्ड्स का शेप कैसे होता है उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स में आई होप में डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से बस ये किस टाइप का वर्ड्स होता है, अगर एग्जाम में उसी फिगर दे रहा है, फिगर से वर्ड्स पहचानने को बोल रहा है तो तुम आसानी से वर्ड्स पहचान सकते हो। एग्जाम में भी अगर वो बोले कि ट्रायंगुलर वर्ड्स बनाओ तो ये 3 एटम्स को ज्वाइन करेंगे और जो ये एक वर्ड्स बन रहा है, ये जो वर्ड्स बन रहा है इसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा रहेगा कि ये मान लो ये जब इसे हाफ पार्ट्स में ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है, ये मान लो इसका ए है और इसका जो रेडियस है वो आर है, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालते हैं तो वो क्या होगा। तो यहाँ से देखो ये ए है और ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, क्योंकि हम 120 को हाफ पार्ट में डिवाइड किए तो ये 60 ये 60, तो ये भी ऑब्वियसली 60 होगा। ये जब ये ए है ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये ट्रायंगल हुआ, इसका ए हुआ और ये इसका रेडियस आर हुआ, यानी कि ए इक्वल्स टू 2r मिल रहा है। तुम देख सकते हो फिगर में, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ए इक्वल्स टू 2r हो गया, यानी कि ए इक्वल्स टू 2r हमारा मिल जाता है। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, z इंटू एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। तो z कितना है 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम मान लो कि ये जो एक बन रहा है वो ये एक जो बन रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका एज लेंथ ए है, तो इसका एरिया जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये तुमने पहले पढ़ रखा होगा, तो इससे हम आगे जो निकालेंगे वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बना, ये 2 बना, 3 बना, 4, 5, 6, यानी 6 इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो और ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लिए हैं, तो ए की भी जगह हम आर का रिलेशन रखेंगे, आर कैंसिल करेंगे और जो मेरा आंसर होगा वो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ये सारा डिटेल एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, एवरी टाइप जो भी कम्प्लीटली, मतलब कि हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ को हर एक जो भी लैटिस हो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, जेड निकालना हो, ट्रायंगुलर वर्ड्स किस टाइप का वर्ड्स बन रहा है उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो एक लाइक बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते जाऊँगा। तुम्हारे लाइक्स सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में तुम्हारी तरफ वर्क करने का मिलता है, तो मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जब तुम मुझे अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन तरह रहता है कि हम तुम्हारे लिए और वर्क करें। तो ये होगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन में निकालिए। 4 चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया है। ओके, यही चीज़ इतना ही इनफ है। अब हम आगे चलते हैं। ये ए बी टाइप का डिस्कस कर लिए, ए टाइप का डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे ये तो एक 2D का था, अब हम थोड़ा 3D में चलते हैं। 1D हो गया, 2D हो गया, अब 3D में चलते हैं। 3D में हम देखेंगे कि जब ए था तो उसके बाद हम वैसे ही रखेंगे तो कैसा बनेगा और कैसा बनेगा। तो हम पहले अभी सेकंड लेयर डालेंगे, उसके बाद से हम थर्ड लेयर डालेंगे। तो पहले सेकंड लेयर डालेंगे, फिर भी तो 3D हो ही जाएगा, तो सेकंड लेयर डालते हैं तो 3D में कैसा विजुअलाइज होता है वो देखते हैं। फटाफट तुम नोट डाउन कर लो पहले से। ओके, मैं नोट अब कर रहा हूँ। तो पहले मैं तुम्हें ये NCERT का एक पेज जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पहले उसे तुम विजुअलाइज़ करो कि जब सेकंड लेयर डालते हैं तो कैसा होगा। ये जो लाइट कलर से जो सर्कल बनाया होगा उसका मतलब ये है कि ये जो नीचे का एक लेयर फर्स्ट लेयर है वो है, और उसके ऊपर जो डार्क लेयर है उसे हम डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड लेयर मैंने जो रखा है जिससे 3D विजुअलाइज हो रहा है वो कैसे है, बस इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे हमें ये दिखाना है कि जो वर्ड्स बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो मैं टाइम तुम्हारा और मेरा दोनों का बचाते हुए और अच्छा विजुअलाइजेशन दिखलाने के लिए मैं NCERT का ये पेज दिखला रहा हूँ। ये पेज पहले देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से समझाया गया है। तो इसमें तुम्हें विजुअलाइज हो रहा होगा कि जब हम सेकेंड लेयर पहले ए बी में ए बी टाइप का
जो हम थर्ड लेयर डाल रहे हैं, सॉरी सेकेंड लेयर जो डाल रहे हैं, तो सेकेंड लेयर में क्या होगा कि जब हम सेकेंड लेयर को कवर कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो रहा होगा कि जब ए बी टाइप है, ए बी टाइप था, हम सेकेंड लेयर जब डाल रहे थे तो इसमें जब ये सेकेंड लेयर कहने का मतलब उस जगह पे डालेंगे जहाँ पे होल हो, यहाँ पे होल है इस यहाँ पे डालें, यहाँ पे होल है यहाँ पे डालें, यहाँ पे होल है यहाँ पे, यानी एक बार सारे होल में डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं विजुअलाइज कर देता हूँ अपने से ताकि थोड़ा और अच्छे से फील आ जाए। अब देखो यहाँ पे एक बार इस यहाँ पे डालें, 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 बट यहाँ पे नहीं डाल पाए क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम दूसरे तरफ एटम्स जब डालेंगे तो यहाँ पे इतना आइटम फिट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमें क्या मिलता है, दो टाइप का वर्ड्स मिलता है। एक वर्ड्स जो हम जब ये ट्रायंगुलर वर्ड्स था उस पर अगर एक एटम्स को डाल रहे थे, एक एटम्स को डालें तो ये जो वर्ड ट्रायंगुलर था वो कवर हो गया है, बट कवर होने के बाद भी एक वर्ड्स हल्का सा स्पेस बचेगा। वर्ड्स में मतलब क्या होगा कि जो स्पेस बच रहा है एटम्स को रखने के बाद, जो स्पेस बच रहा है वो स्पेस का नाम से हम डिनोट कर रहे हैं कि किस टाइप का स्पेस बच रहा है। ट्रायंगुलर था तो ट्रायंगुलर वर्ड्स कहते हैं, अगर स्क्वायर टाइप बन रहा है तो क्यूबिकल वर्ड्स कहते हैं, अगर यहाँ पे जो बन रहा है वो वर्ड्स को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ये नाम कैसे पड़ा, ये उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आनी चाहिए कि ये देखो ये मैंने एक वीडियोस में कैसे किसी भी एलिमेंट्स का कौन सा स्ट्रक्चर होगा उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो मैं आई बटन में दे दूंगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसे देख लेना कि ये टेट्राहेड्रल में कैसे सेव होता है। ये एक एटम्स है, ये 3 एटम्स है, 4 एटम्स है, ये जो सेंट्रल एटम्स है का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हेड्रल स्ट्रक्चर। ओके तो यहाँ पे भी वैसे ही बन रहा है, ये तीनों एटम्स हैं, तीनों एटम्स बीच का है, ये ऊपर वाला एक एटम है और जो बीच में जो स्पेस बच रहा है, जो वर्ड्स बच रहा है, जो जगह बच रहा है, उस जगह को हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। और मैं एक फिगर से भी दिखा दे रहा हूँ कि ये फिगर्स देख लो टेट्राहेड्रल का कैसे होता है। ये फिगर आसानी से तुम्हें विजुअलाइज कर रहा होगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसा होता है। तो मैंने टेट्राहेड्रल डिस्कस कर लिया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। जैसे कि एक ही वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, उस वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, वर्ड्स है कितने एटम्स अटैच है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हुआ 4। कितना आसान में हम इसे समझ पा रहे हैं। तो ये हुआ मेरा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब हम चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं उस फिगर में हम देख रहे थे कि ये तो स्पेस ऑक्यूपाई हो जा रहा है, बट एक ऐसा सिचुएशन आ रहा था जहाँ पे सेकेंड लेयर डालने के बाद भी एक होल मुझे ऊपर से दिख रहा है। यहाँ पे होल दिख नहीं रहा है बट इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ा सा स्पेस बच रहा था, उसे हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स कर रहे थे। लेकिन जब हम सेकेंड लेयर बिछाने के बाद भी हमें एक होल्स मिल रहा होगा, वो क्यों मिल रहा है, वही जब देखो यहाँ पे मैंने एक एटम्स बिछाया, यहाँ पे बिछाया, ओके यहाँ पे एटम्स बिछाया, तो ये जो बीच का जो होल बच जा रहा है अभी भी सेकेंड लेयर डालने के बाद भी जो होल बच जा रहा है, ये वाला होल, ये फिगर में बहुत आसानी से दिखा रहा हुआ एनसीईआरटी वाले में। तो इसमें दिख रहा है कि ये एक एटम्स है और एक ऐसे एटम्स मैंने डाला। अब देखो एक लेयर नीचे वाला लेयर था, उसके ऊपर से मैंने एक लेयर बैठाया, तो ये जो वर्ड्स बन रहा है, यानी कि जब सेकेंड लेयर डालने के बाद भी जो स्पेस बच रहा है उस स्पेस को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ओके जो स्पेस जो वर्ड्स बच रहा है, जो फिगर में तुमने दिख रहा होगा, तो जो स्पेस 2 लेयर डालने के बाद भी जो स्पेस दिख रहा है उस वर्ड्स को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ओके तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन अगर हम निकालना चाहें तो फिर मैं ऐसे एक इसका जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब हम लोगों ने देखा था इनऑर्गेनिक में कि ये सब एटम्स है, इससे हम कहते थे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो इसको हम इस सेंट्रल एटम को वर्ड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो सेंट्रल वर्ड्स में है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, एक एटम्स, 2 एटम्स, 3, 4, 5, 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसके कितना आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और हम ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल का भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्राइगोनल वर्ड्स आ रहा था उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, तो ये एक होल है, उसके बीच में 3 एटम्स है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था वो 3 आ रहा था। स्क्वायर वर्ड्स का या फिर क्यूबिकल वर्ड्स का अगर हम कोऑर्डिनेशन डिस्कस करें, ये स्क्वायर है क्यूबिकल वर्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 एटम्स अटैच्ड है, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलता है 4। तो सारे के कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आगे के जो लेक्चर्स जिसमें हम वर्ड्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे और R+ और R- का रेशियो डिस्कस करेंगे, उसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम लोग ने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड लेयर फिल करने के, कब, AB टाइप में। और AB टाइप में जो वर्ड्स बना उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा कोई भी और डिस्कशन रह नहीं जाता है। ओके, मैं अब करता हूँ। अब इसके बाद जो ए टाइप में जब हम सेकेंड लेयर जब डाल रहे थे, तो ये फिगर पहले देखो, इसे तुम्हें मिल रहा है कि जब हम ए टाइप में जब थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर भी, फिफ्थ लेयर भी डालते हैं तो सारे में एक ही टाइप का वर्ड्स बन रहा है, उसमें कोई और डिफरेंट वर्ड्स नहीं बन रहा है। ये फिगर मैंने एनसीईआरटी से ले रखा है, उसे तुम विजुअलाइज करो। उसमें क्या दिखिएगा कि ये एक टाइप का ऐसे जो क्यूबिकल वर्ड्स बन रहा था, ये वर्ड्स हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और जो स्ट्रक्चर मुझे मिल के आएगा वो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था कि ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल टाइप का बन रहा है। यानी कि ये एक एटम, एक सेल, अगर हम उस 3D में एक सेल को माने तो एक सेल में हम समझ में आएगा कि ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल तब तरह का मुझे मिल रहा है। यानी ए टाइप से कौन सा मिलता है, ए टाइप को अगर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर जैसा भी लेयर बनाते जाएँ, और अगर हम 2 लेयर को ही देखें, बस 2 लेयर में जब देखेंगे एक यूनिट सेल उसमें डिफाइन करेंगे। यूनिट सेल डिफाइन कब होता है, जब हम 3D में बात करते हैं। तो 3D में हम जब बात करेंगे वो ए बी टाइप में भी हम थर्ड लेयर जब डालेंगे उसमें जो बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो डिस्कशन के बात है वो हम थर्ड लेयर जब डालें तो उसके बाद से कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है प्रिमिटिव टाइप का बन रहा है। ये फिगर में भी तुम्हें आसानी से विजुअलाइज हो रहा होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस तुम्हें समझना है कि कौन सा टाइप बन रहा है बस। तो ये ए टाइप का रहा, और हम ए टाइप के बाद अब हम थर्ड लेयर डालते हैं। सेकेंड लेयर का कोई भी कन्फ्यूज़न बचा है तो कमेंट में डालो, मैं डिस्कस कर दूंगा लाइव, इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हो। तो हम सेकेंड लेयर तो डाल चुके हैं, अब हम थर्ड लेयर में आते हैं। थर्ड लेयर डालें तो क्या होगा, इसमें थर्ड लेयर डालेंगे तो सेम वैसे ही बन रहा है, ये मैंने फिगर से दिखला दिया था। अब हम ए बी टाइप में, ए बी टाइप था, अगर थर्ड लेयर डालेंगे तो हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट, अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड, सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उनको भर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को फिल कर रहे हैं, सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को फिल कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है ए बी टाइप का मिल रहा है। यानी कि ये फिगर देखो, पहले फिगर से तुम्हें डिस्कस समझ में आ रहा होगा कुछ। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये एक हेक्सागन टाइप का हो रहा है, ये 6 एटम्स उसके साथ अटैच हैं, 6 एटम्स हैं, और बीच में एक ट्रायंगुलर बन रहा है, और फिर एक 6 ओके। ये ए बी टाइप, ये ए है, ये डिफरेंट है तो बी मैंने लिखा, और ये ए सेम है तो ये मैंने सेम कहा। तो इसमें जो बन रहा है, ये फिगर से भी तुम एनसीईआरटी रेफ़र करो, वैसे फिगर बहुत अच्छे से समझा गया है, तो इसमें भी मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर इसे हम मिला करके देखते हैं तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हेक्सागन है, ये ट्रायंगल है, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन बन रहा है। तो हम अगर इसे हेक्सागन लेकर के समझाएं तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा। तो ये मान लो ट्रायंगल है,
तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक एटम्स है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है, और एक पीछे यहाँ पे एटम है, और यहाँ ट्रायंगल है। तो ये सारे सारे एटम्स अंदर ही होगा, जो हेक्सागोनल बन रहा है उसके में उसी में है, उसी में। तो ये हेक्सागन टाइप का जो बन रहा है इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस इन 3D, SCP कहते हैं। ये मिलता है कब मिलता है SCP लैटिस? जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को फिल करते हैं, जब थर्ड लेयर बिछाते हैं, तो वो अगर ए बी टाइप का मिल रहा है तो वो जो मुझे स्ट्रक्चर मिलता है वो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अगर फिल करते हैं जो मिलता है वो SCP टाइप का मिलता है। SCP का है तो ए बी टाइप बना, नीचे हेक्सागन बना, ऊपर हेक्सागन बना, 3 एटम्स बीच में लाई करेंगे। कोई भी प्लेन मान लो ये एक एटम्स है, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, तो ये एटम्स बीच में ही लाई करेंगे। यानी कि ये जो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बॉडी सेंटर रहता था, उसका सारा जो होल पार्ट ऑफ एक जो स्फीयर है वो अंदर प्रेजेंट रहता था। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये 3 एटम्स है, तीनों एटम्स कम्प्लीटली अंदर हेक्सागन में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अब हम इसका डिस्कस करें कि ये 3D आ गया, अब हमें वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक प्लेन होगा, नीचे का एक तो प्लेन होगा। अगर प्लेन है तो इसे हम अगर एक स्फीयर है उसे अगर प्लेन में काटें, यानी कि हाफ में एक ऐसे काट लिए, और ये 120 पे होता है, इस वजह से हम इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो ताकि मेरा ये पूरा जितना अंदर का पार्ट कितना पोर्शन है वो मुझे निकालना है। तो ये 360 होता है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, जब 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया तो मैंने कुछ ऐसा पाया, ये एंगल्स कितना है, ये है 120 डिग्री। तो हमें बस समझना है वो है कि इसका कितना पार्ट अंदर होता है वो समझना है। यानी कि ये जो एटम्स है इसका 1/6 पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे एक सेंटर था तो इस वजह से ये फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे एक एटम है, यहाँ एक फेस सेंटर पे एटम है। तो इसका हम लोग ने समझ लिया कि 1/6 पार्ट है। इसका हम लोग पहले भी समझ लिया कि सारे एटम्स प्रेजेंट है, फुल्ली अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से इसका कम्प्लीटली 3 एटम्स या टोटल मिलाकर 3 टोटल एटम्स प्रेजेंट है। इसका 1/6 पार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ जब हम लोगों ने जब फेस सेंटर लैटिस पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाफ पोर्शन अंदर रहता है और हाफ पोर्शन बाहर आता है। जैसे कि हम लोगों ने ये इस यहाँ पर समझा कि अगर हम इसे कट करिए तो ये प्लेन में बनना है तो ये पूरा हाफ अंदर रहेगा और हाफ किसी और, ये जो रेस्ट बचा वो नीचे वाला जो SCP बन रहा है उसमें होगा। यानी कि ये 1/2 पार्ट इसका पार्ट है और यहाँ पे 1/2। यानी कि अगर टोटल इसका Z निकालना चाहें, इस लैटिस का Z निकालना चाहें तो Z मेरा कितना मिलता है वो डिस्कस करते हैं। तो 1/2 इंटू ये 6 यानी कि 1/2 इंटू 12 प्लस ये 3 प्लस 1/2 इंटू एक ये 2 यानी कि 2, यानी कि यहाँ से मुझे मिला कितना है ये, तो ये 1/6 इंटू 12, तो यहाँ से ये मिला 2 + 3 + 1, यानी कि इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन SCP लैटिस वो मिला मुझे Z=6। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा, कितना होगा वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मान लो कि जब हमने ये लैटिस में दिखाया था तो इसमें ये सेंट्रल एटम इसको ट्रीट करो, यहाँ पे 3 है तो जब ए बी है, ये A है, ये B है, ये A है, फिर यहाँ B होगा, तो यहाँ पे एक सेंट्रीन होगा, 3 एटम्स होगा। तो इस सेंट्रल एटम्स देखो तो ये दोनों ये तो सेंटर पे होगा, तो ये वाला होगा इससे टच कर रहा होगा, ये इससे टच कर रहा होगा, ये इससे टच कर रहा है, यानी 3 तो ये हो गए, 3 ऐसे ही 3 ये हो गए, यानी 6 हो गए, और एक 6 प्लेन में है यानी कि टोटल 12 हो गए। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। यानी कि कितने एटम्स को टच कर रहा है एक एटम SCP का, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें इसका जो ये SCP 3D में जो बन रहा है इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो मैथमेटिकली हम इसका
इसका हाइट 4r√2/√3 होता है, तो हम बस उसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसका हाइट जो आता है वो 4r√2/√3 आता है। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि हम तो मैथमेटिकली यूज़ कर नहीं रहे हैं, बस हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका टोटल का वॉल्यूम आएगा वो नीचे हम डालेंगे, और z × 4/3πr3, ये तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स आ गया, वो तो निकाल लें। लेकिन नीचे जो टोटल वॉल्यूम जो निकालना होता है, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये हाइट निकालेंगे, इनटू एरिया कर देंगे। तो एरिया इंटू हाइट किए तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। हाइट तो मैंने याद करने को बोल दिया, 4r√2/√3 होता है। तो हम इसमें ये देखे थे, इससे पहले हम जब SCP को डिस्कस किए थे, तो √3/4a², जो बन रहा है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो जब 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने देखा था 6 × √3/4a² × 4r√2/√3, और a को r के टर्म में जब हम लिखे थे, तो क्योंकि हम a = 2r आया था उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी जस्ट इसी लेक्चर्स में पहले में जब हम 2D में डिस्कस किए थे, तो उस समय a = 2r डिस्कस किए थे। तो यहाँ से जो टोटल निकल के आता है हमें वो 24√2r³ होता है। बेटर यही होगा कि दोनों तुम बस ये दो चीज़ याद कर लो, ये वॉल्यूम है और ये हाइट जो आया वो 4r√2/√3 है। ये हम इसे भी याद करने को नहीं कहते, बट एग्जाम में एक बार आ चुका है, ये एडवांस में भी आ चुका है कि इन दोनों के बीच का हाइट कितना होता है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इन दोनों के बीच का हाइट कितना है। तो ये टोटल हाइट 4r√2/√3 है, तो वन हाइट कितना हुआ, 2r√2/√3। तो ये हाइट होगा 2r√2/√3। तो हमें बस अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बस ये याद करेंगे कि टोटल वॉल्यूम 24√2r³ होता है। यहाँ तक नोट कर लो। तो हम लोगों ने यह कर लिया। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने निकाला है कि 6 × √4/3πr³ अपॉन ये 24√2r³। तो r³ कैंसिल हुआ, तो ये जो हमें आ रहा है वो 0.74 करके आएगा। तो इसका परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या आएगा, 0.74 × 100 यानी 74% भरा हुआ है, और जो रेस्ट है वो वैकेंट है। तो ये चीज़ हम लोग अगर याद करें तो ये हमें जब हम FCC पढ़ा था, FCC का भी पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आता है। ओके, तो ये बेस्ट है कि तुम इसे स्टार मार्क करके याद कर लो कि वॉल्यूम 24√2r³ होता है। इससे तुम एडवांस लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जिस तरह के एग्जाम में आए हुए, नीट में, एम्स में, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एबल टू डू दिस बाय दिस यूजिंग 24√2r³ और 4r√2/√3, और बाकी इससे कुछ एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता है, ये मैं गारंटी कर दे सकता हूँ। तो ये नोट डाउन कर लो। इसमें डिस्कशन अब कुछ रहा नहीं। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, z निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, और डेंसिटी तो तुम निकाल ही लोगे, जो मैंने फॉर्मूला बता दिया था डेंसिटी का इसके पहले लेक्चर्स में। तो हम आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते, पहले तुम नोट डाउन कर लो। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम AB जो 2D लैटिस है उसका जो थर्ड लेयर बनाते हैं, अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को भरते हैं तो AB जो 2D में भी AB और ये 3D में भी AB मिल रहा था। अब हम जब थर्ड लेयर बिठा रहे हैं, कब, जब हम ऑक्टाहेड्रल्स को फिट कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो हम जब सेकंड लेयर बिछाए थे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिला था, तो अब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ही बस फिल करेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को फिल नहीं करेंगे। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, वो हमें मिलता है ABC टाइप लैटिस, यानी कि जो फर्स्ट लेयर A है, सेकंड लेयर B था, थर्ड लेयर C था, फिर B, फिर C, फिर A। तो हम इसे कब मिलता है, जब हम when we fill the atoms at the third layer at octahedral words। जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे फिल करेंगे तो हमें जो मिलता है वो मिलता है ABC टाइप का लैटिस मिलता है। तो उसे हम पहले ये फिगर्स देख लो, और ये भी NCERT से है। बेस्ट होगा कि तुम पहले से देख के रखे होते, और नहीं देखे हो तो ये पहले देख लो, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं कि ये कैसा ABC टाइप होता है। ओके,
तो ये ए बी सी टाइप का कुछ ऐसा होता है। ये ट्रायंगल प्रिंट करो, ट्रायंगल जिसका बेस इस तरफ हो और जो इसका कॉर्नर हो जो एक तरफ का हो। तो अगला जो आएगा इसका, क्योंकि बेस इस तरफ, इसका एज इस तरफ का है, तो जो नेक्स्ट आएगा उसका एज इस तरफ का होगा। तो इस वजह से हम अगर ट्रायंगल बनाएं तो इस तरह का मुझे मिलता है। और नीचे फिर एक, यानी ए बी सी ए, दोनों का बीच में डिफरेंस थोड़ा ही सा है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका कॉर्नर इस तरफ है, इसका कॉर्नर इस तरफ है। ओके, तो नोट डाउन कर लो। और हम इसे एक इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ये मान लो हेक्सागन टाइप का हुआ, ए बी सी फिर ए। तो ये जो एक है वो इसे हम इस तरह से करते हैं। तो हम अभी जो हम ये चीज़ नोट कर लो, बस समझने का जो चीज़ है वो है बस। बट हम जब इसे कोरिलेट करेंगे कि किस टाइप का पैकिंग लेता है, जो हम एक स्क्वायर में क्यूबाइड में जब हम इसे फिल करेंगे तो ये कौन सा स्पेस लेता है वो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। वो सारा चीज़ हम उस पहले वाले चीज़ को यूज़ करेंगे। बट ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब हम थर्ड लेयर, जब टेट्राहेड्रल वर्ड्स को थर्ड लेयर में भरते हैं तो किस टाइप का बनता है। ओके, तो नोट डाउन कर लिए होगे। तो हम थर्ड लेयर जब बैठाते हैं तो अगर हम स्क्वायर जब हम क्यूबॉइड में फिल करेंगे तो किस टाइप का मिलता है हमें, वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ये क्यूबॉइड था, तो हम देखेंगे कि ये एफसीसी का रूप ले लेगा। जो हम लोगों ने एफसीसी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, एफसीसी में वो चीज़ ये ले लेगा। मैं उसे दिखा भी दूंगा कि कैसे एफसीसी का रूप लेगा। ये मान लो इस फेस का एटम्स है, ये इस फेस का एटम 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 है, और ये बाहर वाले का एक एटम ये। ओके, तो हम इसे दिखाएंगे कि जो ये एक ऐसे था, ये सी ए लैटिस था, वो इस जब हम इसे एक क्यूब में फिल करेंगे तो कैसे बनता है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। वीडियो रिप्रेजेंटेशन में भी दिखा दूंगा। तो पहले ये वीडियो रिप्रेजेंटेशन देख लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एफसीसी का रूप ले लेगा। जब एफसीसी को हम इस तरह से एक एंगल से देखेंगे तो ये सेम इस टाइप का ABC टाइप का दिखेगा। अब तुम लोगों ने देख के समझ लिया होगा। तो मेन चीज़ वो समझ लो कि जो ये हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को फिल करते हैं, तो वो जो मुझे लैटिस मिलता है उसमें मिला था SCP लैटिस हेक्सागोनल क्लोज पैक। इसमें जो मिलता है वो हमें FCC लैटिस मिलता है। तो बस समझना ये चीज़ें, विजुअलाइजेशन हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हें समझना था वो बस सेकेंड लेयर तक समझना था। थर्ड लेयर में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस जो चीज़ मैंने बोला कि जब हम टेट्राहेड्रल को वर्ड का फिल करेंगे तो वो SCP मिलेगा। टेट्राहेड्रल वर्ड्स नहीं फिल करके ऑक्टाहेड्रल फिल करेंगे तो हमें FCC मिलेगा। बस इतना ही है, दैट्स ऑल। तो हम इसे रब करके FCC को, बस FCC में जो हम लोगों ने पढ़ के पिछले बार डिराइव किया था, हम लोगों ने FCC में निकाला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर लिया था, तो हमें याद भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने निकाला था, वो हमें 12 मिला था। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया था, तो उसके बाद से पैकिंग फ्रैक्शन में जो हम निकाले थे वो हमें 0.74 करके आया था। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो वेल, तुम उसे देखे होगे तो समझ में भी आ रहा होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 कैसे आता है। Z भी निकाला था हमने, तो Z मुझे जहाँ 4 मिला था वो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है। और जो भी चीज़ वहाँ पे वो सारा चीज़ यहाँ पे होगा। बस यहाँ पे बताने का मेन था कि जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बिटवीन SCP जो कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स के पढ़ने से मिलता है एंड FCC, वो क्या है, वो ये है कि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन उस समय आया था वो 0.74 आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें मिला था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में 12 आता है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर था, इससे पहले हम लोग उसमें याद कराए थे
इसका जो डिस्टेंस होता है 2r√2/√3 जो SCP में मैंने ड्राइव किया था वो चीज़ यहाँ पे भी वैलिड होता है। बस इसे याद कर लो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ऑक्टाहेड्रल्स सारे वर्ड्स पढ़ लिए तो वर्ड्स में अगर कोई आइटम्स मान लो एनायन प्रेजेंट होता है तो एनायन को निगेटिव कटायन को पॉजिटिव करते हैं तो R+R- का रेशियो कैसे निकालते हैं और जब R+R का रेशियो समथिंग है तो किस वर्ड्स में फिट करेगा, किस वर्ड में फिट नहीं करेगा, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम देखेंगे रॉक साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एंड करने से पहले रिक्वेस्ट मेरा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगते नहीं बट हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए आगे बहुत सारे मेहनत करें और आपके लिए जितने भी हो सके मैं खुद से मेहनत करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ